हेलो गाइस, लर्निंग बाय आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। हम अपने चैप्टर 9 को शुरू कर दिए थे लास्ट लेक्चर में और हमने पार्ट 1 देखा था। अब ये पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 9 का, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन और अब हम इसमें बात करेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो in this approach, threatened animals and plants are taken out of their natural habitat and placed in unique setting where they can be protected and given special care. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया, सीड बैंक्स हो गए। तो ये सब में क्या क्या होता है बेसिकली? सपोज करिए जंगल में कोई जानवर रह रहा है, अब उसकी पॉपुलेशन एक दो ही बची है ना। और हमें हमें ये मालूम नहीं है कि उसके बाद उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तो उस केस में होता क्या है कि यही एक दो को ये पकड़ के किसी छोटी फैसिलिटी में ले आया जाएगा, जैसे जू हो गई, है ना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी हो सकता है। तो ऐसी किसी छोटी फैसिलिटी में लाएंगे जहाँ निगरानी में इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो इस टाइप के कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। जब आप किसी प्लांट या एनिमल को उसकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी प्रोटेक्टेड या मॉनिटर्ड फैसिलिटी में डालें ताकि उनकी कंजर्वेशन की जा सके, उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसके एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गए और सीड बैंक्स हो गए। तो दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, है ना, लेकिन स्टिल वो जूलॉजिकल पार्क्स में पाए जाते हैं। इसका एक अपने इंडिया से एग्जाम्पल है, जैसे वाइट टाइगर। ये वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता कहीं भी वर्ल्ड में। ये सिर्फ किसी किसी छोटे छोटे जूलॉजिकल पार्क में मिलेगा, किसी जू में मिलेगा, किसी वाइल्ड लाइफ सफारी में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज़ हैं और सिमिलरली प्लांट की कि जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं वाइल्ड में, लेकिन ऐसी प्रोटेक्टेड या मॉनिटर्ड फैसिलिटी में आज भी एग्जिस्ट करती हैं इनकी पॉपुलेशन। और देखिए, जो शुरू में जू बनते थे ना हमारे, जब हम इतिहास में देखें तो वो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कंजर्वेशन की ज़रूरत होती नहीं थी, जंगल मोस्टली जगह होता था, जानवर प्रॉस्पर ही करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरली। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे ये जू वाला कॉन्सेप्ट हैव चेंज इनटू कंजर्वेशन फैसिलिटी। तो आज आज जो हम जू बोलते हैं इसके मायने अलग हैं एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री में जो थे। अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ एक्स सीटू कंजर्वेशन के मायने भी बदल रहे हैं। पहले तो हम जानवर को ही पकड़ के ले आते थे कि उसको रखेंगे जू में, फिर मेटिंग करवाएंगे, है ना, फिर उसके बाद उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसी के साथ साथ अब हम क्या कर रहे हैं कि गैमीट्स ले आ रहे हैं जानवरों के। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम बोलते हैं, प्रोडक्टिव सेल्स को, है ना। तो गैमीट्स इनके हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। किस टेक्निक को यूज़ करके प्रिजर्व करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन, है ना। इसमें एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स में बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है, उसकी कंडीशन भी ख़राब नहीं होती और ये सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो कोई भी सेल टिश्यू इस चीज़ को, इसको हम किससे? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर जो एग्स हैं इनको फर्टिलाइज कैसे कर सकते हैं? इनवर्टो मेथड यूज़ करके। और प्लांट्स के केस में टिश्यू कल्चर यूज़ करके हम इनको ऐसी स्पेशल फैसिलिटी में कंजर्व कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इनकी पॉपुलेशन। अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद आता है सीड्स, जो हमारी फसलें हैं दुनिया भर में अलग अलग टाइप की। अब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज करिए कि गेहूं की जो ओरिजिनल वैरायटी थी पहले इंडिया में, अब वो धीमे धीमे चेंज होती जा रही है ना। अब हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं और फर्टिलाइजर इंटेंसिव और नए नए सीड्स आ रहे हैं अब। तो उससे हो क्या रहा है कि जो पुराने सीड्स हैं वो गुम जाते हैं गाँव से, है ना। एक बार लोग जब ज़्यादा हाइब्रिड सीड यूज़ करने लगे, उसमें ज़्यादा मुनाफा है लोगों को, है ना। तो पुराने सीड्स कौन प्रिजर्व करेगा? उस केस में सीड्स का लॉस होगा। लेकिन उसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए जगह जगह पे सीड बैंक्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया में भी जैसे नेशनल जीन बैंक जो है, ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं दिल्ली में, ऐसे कई लेवल्स पे बनी है। तो इंडिया में यही रिस्पॉन्सिबल है सीड के जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए, है ना। तो इसमें होगा क्या बेसिकली कि इंडिया से ऑलमोस्ट जितने भी डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं उनका ये सैंपल करके प्रिजर्व करेंगे। और टेक्निक वही होती है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में प्रिजर्व करना ताकि ख़राब ना हो। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे भी सीड वॉल्ट बने हैं, जैसे कि ये ग्लोबल सीड वॉल्ट है नॉर्वे में। तो यहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी फसल हैं उन सब को लाके प्रिजर्व किया गया है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से माउंटेन के अंदर है ये बाहर से ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, लेकिन यह माउंटेन में कितना अंदर गया है और फिर यहाँ पे अंदर एकदम ये फैसिलिटी बनी है। ये इसको इसलिए बनाया गया है कि कभी सपोज करिए वर्ल्ड में वॉर हो गई बहुत बड़ी, है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई एटम बम मार दिया किसी कंट्री पे किसी ने,
या फिर और भी कोई थ्रेट से बाहर की जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस केस में एटलीस्ट यहाँ पे इस फैसिलिटी में हमारे पास सीड्स प्रिजर्व्ड रहेंगे, है ना, कि हम बाद में इनको निकाल के यूज़ करके वापस से एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे बैंक्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ स्पीसीज को ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, एक्स-E2 कंजर्वेशन की। तो इनके वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने के अलग अलग रीजंस हैं। जैसे हमारा वाइट टाइगर है, ये बाकी टाइगर से सबसे सुंदर दिखता है, राइट, और जंगलों में ये इसको ईजिली स्पॉट भी किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वाइट है एकदम। उस केस में क्या होता था कि इनका शिकार बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ इन द पास्ट, और इनको कैप्चर करके मार दिया गया, कभी खाल के लिए, कभी किसी और रीज़न की वजह से, तो इसीलिए वाइल्ड में इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया है। अब जो रीवा में एक बनी हुई है, रीवा मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर सफारी है, मुकुंदपुर में। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वापस से धीमे धीमे वाइल्ड टाइगर्स को सिखाएं कि वाइल्ड में रहते क्या हैं। इतने दिनों से ये जू और ऐसी जगहों पे रह रहे हैं केज के अंदर कि इनकी शिकार करने की कैपेबिलिटी ही ख़त्म हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश दोबारा की जा रही है कि धीमे धीमे इनको आदत डलाई जाए कि अपना ही खाना मार के खाइए और धीमे धीमे खुले में रहना सीखिए या सरवाइव करना। तो यहाँ पे ये सारी कोशिशें चल रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पैंडा होता है चाइना में पाया जाता है, पैंडा हमारा, ये बहुत क्लमसी है। अगर इसका कंजर्वेशन ना हो तो ये सरवाइव होगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पे, ये कहीं से भी गिरता रहता है, कहीं से भी, अपनी इसको सेफ्टी का कोई भी ख्याल नहीं है। इवन जूज में देखिए क्या क्या हाल है इसका। तो इतना केयरलेस जानवर है ये पैंडा। जब जू में इसका ये हाल है तो ये वाइल्ड में तो किसी कोई चांस ही नहीं है इसका सरवाइव करने का। इसीलिए अलग अलग रीज़न से ये जो जानवर हैं इनको XE2 मेथड यूज़ करके प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये वाइल्ड में अभी छोड़ने के काबिल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में नेशनल इनिशिएटिव कौन कौन सी हैं, कि हम कौन कौन सी इनिशिएटिव ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की। तो इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इको ब्रिजेस का। इको ब्रिजेस क्या होते हैं? यूजुअली देखिए कोई भी जैसे फॉरेस्ट से रोड निकल रही है ना, अगर इधर फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट है, अगर यहाँ से रोड निकल रही है, वो नॉर्मल अगर रोड होगी तो बहुत बार क्या होगा कि गाड़ियाँ आएंगी तेज से, कोई जानवर है टकराएंगे उससे, है ना, तो बहुत सारे जानवरों की डेथ होगी। और जानवर भी डरेंगे, उनके उनके जंगल के बीच में ये क्या आ गया, या उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, वो हो सकता है पहले पूरे में घूमते हों लेकिन अब वही जानवर इतने में रहें। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इको ब्रिजेस का कॉन्सेप्ट आया। इको ब्रिजेस का मतलब है कि या तो जंगल के ऊपर से पूरा पुल से निकाल दो, है ना, कि नीचे वाला एरिया खाली रहे ताकि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, जानवर पुल के नीचे से अपना जाता रहे, ओवर ब्रिज बना दो पूरे रास्ते में जंगल के। या दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अंडर पासेस बना दें। अंडर पासेस से मतलब है कि फॉरेस्ट ऊपर है, आपने टनल टाइप का अंदर से पास बना दिया, तो उस केस में भी जानवरों का जो मूवमेंट होता है बड़े इजीली से हो जाता है। तो जो हमारा NH 44 है वो कई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से जाता है, जैसे कान्हा हो गया, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व्स। लेकिन इसमें कई इको ब्रिजेस बनाए गए हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैचेस हैं एनिमल मूवमेंट के, वहाँ वहाँ पे अलग अलग जगह पे अंडर पासेस ओवर पासेस का यूज़ किया गया है। इको ब्रिजेस जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ की जो कनेक्टिविटी है एक पार्ट से दूसरे पार्ट जंगल को, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देती, है ना। तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। कैनोपी ब्रिजेस होते हैं कि 2 पेड़ के ऊपर ऐसे पुल टाइप बना देंगे बंदरों के निकलने के लिए, है ना, कोई छोटी स्क्विरल है उसको ऊपर ही ऊपर जाना है पेड़ के, तो उसके लिए उसको कैनोपी ब्रिज बोलते हैं हम। कंक्रीट अंडरपास ओवरपास, तो कंक्रीट से जो हमारे नॉर्मल पुल बनते हैं या फिर टनल बनती हैं उनको। और फिर इसके बाद एक होता है एम्फीबियन टनल्स, एक पाइप टाइप का डाल देते हैं बेसिकली, तो उसमें होता क्या है, नीचे से जैसे मेढक है या फिर और कुछ है तो वो नीचे ही नीचे उस पाइप से निकल जाए। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी हमारी हेडिंग है क्वारंटीन सेंटर्स टू चेक इन्वेसिव स्पीसीज। तो आपको आपने पढ़ा था लास्ट के कुछ लेक्चर्स में कि इन्वेसिव स्पीसीज कितनी बड़ी थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। तो इसीलिए इंडिया में अलग अलग एयरपोर्ट, सी पोर्ट या रेलवे स्टेशन पे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। लेकिन ये काम किसके साथ मिलकर करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन
एंड क्वारंटीन स्टोरेज। तो ये दोनों मिल के ऐसे जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं यहाँ पे इनको चलाते हैं, या फिर इन पे इनके जो इन्वेस्टिगेशन होती है यहाँ पे ये दोनों मिल के ही करते हैं। फिर जो हमारे इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं वो किस रूल के तहत मॉनिटर किए जाते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914। तो ये रूल अप्लाई होता है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। फिर ये जो हमारा डायरेक्टोरेट है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसी के अंदर इसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्वेसिव पेस्ट हैं या फिर वीड्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसी की है, DPPQS की। और यहीं से जो मिनिस्ट्री है वो ऐसे प्लांट्स की लिस्ट बनाती है जिनका इंपोर्ट अलाउड है या रिस्ट्रिक्टेड है या फिर बैंड है। तो अलग अलग तरीके से जो लिस्ट है, अब सपोज़ करिए कि आप कोई बैंड प्लांट लेके आ गए, है ना, विदेश से आप आ रहे हैं, आप प्लांट लेके आ गए, आपको पता नहीं था या फिर जानबूझ के लाए आप, तो उस केस में क्या होगा कि आपके प्लांट को जब्त कर लिया जाएगा, है ना। फिर प्रोसेस क्या है इसके बाद? अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ला रहा है तो क्या होती है प्रोसेस वहाँ पे? बेसिकली सबसे पहले फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट देखा जाता है, मांगा जाता है कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए। ये सर्टिफिकेट क्या शो करता है कि इस प्लांट में कोई वीड या पेस्ट, कोई कीड़ा नहीं है, कोई वीड नहीं है, मतलब किसी का बीज नहीं है किसी इन्वेसिव स्पीसीज़ का, है ना। तो अगर ये सर्टिफिकेट है तो उस केस में सैंपल लेके सर्ट अलाउ कर देते हैं इसको कि आप ले जा सकते हैं कंट्री के अंदर। अगर सर्टिफिकेट नहीं है उस केस में, अगर आपने कोई प्लांट लाया है, अब वो मान लीजिए अलाउड कैटेगरी का प्लांट है, तो उस केस में क्या करेगा ये जो डायरेक्टोरेट है हमारा, वो फ्यूमिगेट करता है इस प्रोडक्ट को, किससे? मिथाइल ब्रोमाइड से। इस गैस से जितने भी डिसीज प्लांट पेस्ट होंगे उस प्लांट में वो डेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको अलाउ करते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रिक्ट प्रोसेस है रिगार्डिंग इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब जो हमारी फंक्शनिंग है क्वारंटीन सेंटर्स की, उनके साथ इश्यूज़ क्या क्या है इंडिया में? पहला सबसे बड़ा इशू है स्टाफ की शॉर्टेज का, जिसके कारण हो क्या रहा है कि इंडिया में जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं उसके सिर्फ हाफ ही फंक्शनल है अभी एज ऑफ नाउ, बाकी जगह पे बंद हो चुके हैं। सिमिलरली बहुत जगह ऐसा होता है कि जो कस्टम ऑफिशियल होते हैं वो डायरेक्टोरेट के पास ऐसे केसेस को भेजते ही नहीं है, अपने ही एंड में अलाउ कर देते हैं, तो उससे प्लांट के बारे में कुछ पता चल ही नहीं पाएगा। सिमिलरली जो इंडिया के क्वारंटीन सेंटर्स हैं इनमें सिक्योरिटी भी बहुत कम है, बहुत बार यहाँ सामान आता है यहीं से गायब हो जाता है। तो चेक एंड बैलेंस या फिर आप कह लीजिए कि उतनी ऑनेस्टी नहीं एग्जिस्ट करती है। फिर यहाँ पे आप कैनोपी ब्रिज का फोटो देख सकते हैं, दो पेड़ हैं उसके बीच से ऐसे बना दिया ताकि कोई मंकी है, स्क्वायरल है, ऊपर से ही निकल जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हमने लास्ट के लेक्चर्स में देखा था ये। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने का मतलब है कि उसकी बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हमने इसी के साथ साथ इस लेक्चर में वो भी देखा था कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट्स में खतरा है, किस तरीके से इन्वेसिव स्पीसीज़ वहाँ पे ग्रासलैंड्स को हमारे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, किस तरीके से जो प्लांटेशन है लिप्टिस कट रही हो गया है और किसी चीज़ की, वो किस तरीके से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो हमने थ्रेट्स भी देखे थे कई अलग अलग। तो जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं ये एक ह्यूज रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी के केस में। सिमिलरली जो हमारे मानसून है उनकी डायरेक्शन कैसे होगी देश में, या किस तरीके से वो एंट्री लेते हैं इंडिया में, उस केस में भी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो वेस्टर्न घाट्स हमारा कितना एरिया में फैला है? ऑलमोस्ट 1,64,280 स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो ये कौन कौन से स्टेट्स में जाता है? 6 स्टेट में, है ना। तो ये आपको याद रखना है कितने स्टेट हैं। महाराष्ट्र हो गया, सबसे ऊपर तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर केरला, महाराष्ट्र के बाद गोवा आएगा, गोवा, और फिर लास्ट में अ, केरला के बगल में तमिलनाडु। तो कुछ एरिया तमिलनाडु में भी फैला है वेस्टर्न घाट्स का, है ना। आप फोटो से तो इतना तो बता देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि तमिलनाडु साइड में है, फिर भी यहाँ पे वेस्टर्न घाट का कुछ एरिया लाई करता है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं जो इसके अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करती वर्ल्ड में। सिमिलरली जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इट इज़ वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो जितने बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं उनमें भी जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस वाले 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक क्या है? वेस्टर्न घाट्स है हमारा इंडिया का।
इसके बाद ईस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स कितने एरिया में फैला हुआ है? 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में। फिर ये कहाँ से फैला हुआ है? तो नॉर्दर्न ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक, फिर यहाँ से तमिलनाडु। तो ये कैसे कुछ कुछ पार्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे आप कर्नाटका और तेलंगाना का देख लीजिए, है तो हमारे ईस्ट कोस्ट में वो, है ना, ऐसे है ईस्ट कोस्ट में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ माउंटेन रेंज होंगी ना जो ईस्टर्न घाट्स की, वो ऐसे आई होंगी, इधर आई होंगी, तो उस केस में क्या होता है, अदर इधर वाले स्टेट्स भी कभी कभी उसके उसमें आ जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न घाट के बारे में जो डिफरेंस है बड़ा वेस्टर्न घाट के मुकाबले में, कि ईस्टर्न घाट एक डिसकंटिन्यूअस हिल का सीरीज है। सो बेसिकली ऐसे टूटी टूटी कई जगह मिलेंगी आपको, है ना, लाइन से पूरा वेस्टर्न घाट की तरह नहीं फैला हुआ है ईस्टर्न घाट्स हमारा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हमारी इधर ड्रेन करती हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो बहा ले गई हैं इरोड करके, बीच बीच में जो माउंटेन के पैचेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो ईस्टर्न घाट्स की मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन हो गई, उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल प्लांटेशंस हो गई, कॉफ़ी की, टी की, ऑर्किड्स की, है ना। इसके बाद जो ईस्टर्न घाट्स है ना, वहाँ पे रेड सैंडल जैसी वैल्यूएबल ट्री पाई जाती है, लाल चंदन जिसे बोलते हैं हम। ये कहाँ मिलती है? शेष शलाम हिल्स पे। आपको याद होगा जो पुष्पा मूवी आई थी वो इसी लाल चंदन पे ही बेस्ड थी, और ये सिर्फ यहीं पे ही देखने को मिलती है, शेष शलाम हिल्स पे, है ना। तो इनको भी एक्चुअली में काटा जाता है, बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये चाइनीज़ मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी बिकती हैं, तो इसलिए इलीगली तौर पे इनको जंगलों से काटा जाता है हमेशा। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी है, इनका नाम आपको याद रखना है, कि माधव गढ़गिल कमेटी, है ना। तो गढ़गिल कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 2010 में, है ना। फिर इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में। लेकिन इन्होंने जब रिपोर्ट दी, इन्होंने बड़ी टाइट कंडीशंस लगा दी कि वेस्टर्न घाट्स के लिए हमको ये सारे मेजर्स लेने चाहिए। वो मेजर्स बहुत हार्ड थे, हार्ड इन द सेंस कि गवर्नमेंट के लिए हार्ड थे। तो इसीलिए इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि माधव गढ़गिल कम्युनिटी फेल्ड टू बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप कंजर्वेशन ही पूरा इंपॉर्टेंस आपने दे दिया और आपने डेवलपमेंट का पार्ट छोड़ ही दिया, या आपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। इसमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे जो अभी हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस, जिससे जो माइनिंग माफिया है, सैंड माफिया है, या लोकल जो एनरोचर्स हैं जो ज़मीन हड़पते हैं वहाँ पे, उनके जो बिजनेस चल रहे हैं उन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए वहाँ पे भी लोकल लेवल पे बहुत प्रेशर था इस कमेटी की रिकमेंडेशन के कारण। तो इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी वो देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में पहला ये बोला गया था कि बॉटम से टॉप अप्रोच अपनाई जाए। इसका मतलब क्या है? ग्राम सभा से टॉप, मतलब सबसे ज़्यादा पावर आप ग्राम सभा को दीजिए, लोकल लेवल पे दीजिए, एज़ कम्पेयर टू स्टेट को। फिर इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो 64% एरिया था वेस्टर्न घाट्स का, वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंडर आ जाता। इस 64% एरिया में भी 3 कैटेगरी डिवाइड की गई थी, कि ये अलग अलग लेवल पे होंगे, ESG 1, 2 और 3। तो जैसे 75% एरिया पड़ेगा किसमें? ESG 1 या 2 में। फिर जो कोई भी नए डैम नहीं बनेंगे किसमें? ESG 1 एरिया में। कोई नई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी, इंक्लूडिंग थर्मल पावर प्लांट्स, किसमें? ESG 1 और 2 में। फिर जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ है, इनको भी बोला जाएगा कि पॉल्यूशन को ज़ीरो करें बाई 2016। ये रेड और ऑरेंज कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक पॉल्यूशन वाला इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, पॉल्यूशन इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का पॉल्यूशन इंडेक्स 60 से ज़्यादा है ना, या फिर 60 है, उस केस में हम बोलेंगे कि ये रेड कैटेगरी में आती है। सिमिलरली जो ऑरेंज कैटेगरी में आती है उसका स्कोर कितना होता है? 41 से 59 के अराउंड। अगर इस रेंज में है तो हम उसको बोलते हैं ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज। मतलब ये इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे रेड कैटेगरी के? जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनी, या पावर की कोई पावर जनरेशन काम हो रहा है कोयले से, है ना, या हजार्डस वेस्ट बनाने प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग पॉल्यूशन के बेसिस पे रेड और ऑरेंज कैटेगरी में डिवाइडेड हैं इंडस्ट्रीज। फिर गडगिल कम्युनिटी ने एक बोला कि एक अथॉरिटी बनाई जाए, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी,
जिसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी जाए ताकि ये सारी चीज़ें वो रेगुलेट कर सके। तो इस कमेटी से ऑब्वियसली बहुत प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे, क्योंकि अगर 64% ऑफ एरिया आ गया वेस्टर्न घाट का, है ना, ईएसजी के अंदर, तो उस केस में क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होगी अच्छे से हो नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए, और सीधे सीधे बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउड ही नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए प्रेशर बहुत आया गवर्नमेंट के ऊपर, इसीलिए उन्होंने दूसरी कमेटी बनाई है, कस्तूरी रंगन कमेटी, है ना। इसकी चेयरमैन चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इनको टास्क दिया गया था कि जो गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको आपको स्टडी करना है। तो इन्होंने फिर डाइल्यूट कर दिए बहुत सारे प्रोविजंस। तो 64% जो तो पहले बोल रहे बात हो रही थी उसको डाइल्यूट करके 37% एरिया में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक लाइन यूज़ की है PMFIS की बुक में कि द हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हैड डाइल्यूटेड मैनी रिकमेंडेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एक्सपर्ट इकोलॉजी पैनल टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस माफिया। अब ये वर्ड मैं बोलूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके का वर्ड का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आप जैसे ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा बैलेंस लेके ही चलना पड़ेगा। आप पूरे कंजर्वेशन पे बात नहीं कर सकते कि अब मैं 100% सिर्फ कंजर्वेशन की ही बात करूँगा, आपको डेवलपमेंट भी देखनी है ना। तो इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव में, आपके पॉइंट में, आपके बोलने में, कि अगर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता अपने आप में, है ना। तो एक बैलेंस लेके चलें, उस बैलेंस के साथ ही आंसर लिखें, क्योंकि इस तरीके के अगर आंसर आप मेंस में लिखेंगे तो वहाँ पे श्योरली आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव हमेशा देखते रहना चाहिए, और दोनों पर्सपेक्टिव को लेके एक बैलेंस अप्रोच ही बनानी चाहिए। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी वो देख लेते हैं। तो इन्होंने माइनिंग, क्वेरिंग और सैंड माइनिंग में बैन लगा दिया। इन्होंने बोला कि थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हाइड्रो पावर प्लांट है जो नदी में बनता है हमारा डैम, उसको अलाउ कर दिया इन्होंने। फिर जो नई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे बैन लगा दिया। फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अप टू 20,000 स्क्वायर मीटर वेर अलाउड, लेकिन टाउनशिप को बैन कर दिया। फिर फॉरेस्ट डाइवर्जन को भी अलाउ कर दिया किसी एक्स्ट्रा सेफ गार्ड के साथ साथ। तो इन्होंने बहुत सारे डाइल्यूट कर दिए, या फिर आप कह लो या बहुत बैलेंस कर दिए। देखिए किसी भी फॉरेस्ट के केस में अगर आप कुछ भी डेवलपमेंट करने जाएंगे तो एक ग्रुप जो होता है इंडिया में, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट का जो ग्रुप होता है, हमेशा वो हमेशा इसको अपोज ही करता है यूनिलेटरली, क्योंकि उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कंजर्वेशन से। लेकिन एज एन ऑफिसर, एज एन पर्सन जो प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव देखना है, कंजर्वेशन भी कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट भी कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे एक मिडिल पाथ कैन बी गिवन फॉर एनी प्रॉब्लम। अब इसमें आपको कस्तूरी रंगन और गडगिल कमेटी में याद रखने की बात क्या है? पहले तो ये बात याद रखनी है आपको कि दोनों किससे रिलेटेड है? वेस्टर्न घाट से, है ना। अब वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है, फिर अगर इसमें आपको प्रोविजन से याद है तो अच्छी बात है। बाकी एक बात ये याद रख लीजिएगा कि गडगिल कमेटी में टफ नॉर्म दिए थे, उसको डाइल्यूट कर दिया गया किसमें? कस्तूरी रंगन कमेटी में। फिर 2018 की अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इन्होंने 57,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया माना था, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है नोटिफिकेशन। अभी तक इसमें अलग अलग कुछ कुछ लोगों ने केस लगा दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट ही अपने लेवल पे मॉडिफाई कर रही है। तो जब ये आ जाएगी तब देखेंगे इसको। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट पे। तो बहुत इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट्स भी हुई हैं जो कि लोगों के द्वारा ही इनिशिएट की गई हैं। तो इसमें एक नाम आता है अच्छा, ज- बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट का, सुंदरलाल बहुगुणा। ये दो बड़े मूवमेंट से रिलेटेड हैं, चिपको मूवमेंट और तहरी देव मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट जो हिमालयाज में हुआ था, उत्तराखंड वाले एरिया में, इनको और नाम क्या दिया गया है? डिफेंडर ऑफ द हिमालयाज या फिर इन्वायरमेंटल गांधी। तो दो नाम से जाना जाता है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड हैं, तहरी डैम मूवमेंट से रिलेटेड हैं। इनको और नाम क्या है? डिफेंडर ऑफ हिमालयाज और इन्वायरमेंटल गांधी। तो ये एक फैक्ट वाला चीज़ हो जाता है, तो इसको याद रखना है आपको, है ना। तो ये चिपको मूवमेंट इन्होंने कब किया था? 1970s में किया था, और जो एंटी तहरी डैम मूवमेंट था वो 1980s में था। इनका मानना था कि इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी। अब चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी सी।
तो चिपको का मतलब होता है सिंपली, आपको हिंदी में ही मालूम होगा, टू हग, गले लगाना पेड़ को। तो सबसे पहले कब हुआ था ये चिपको मूवमेंट रिकॉर्डेड जो है हमारे पास, वो 1730 में हुआ था, है ना, ब्रिटिश के टाइम पे। तो जोधपुर का जो खेजरली विलेज है, वहाँ पे जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, जिनकी लीडर थी अमृता देवी, उनमें से बहुत सारे लोगों ने जान दे दी थी अपनी खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए। खेजड़ी ट्री आज स्टेट ट्री है राजस्थान का, है ना। तो पहला जो हमको रिकॉर्डेड देखने को मिलता है वो यही बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान की है उसके द्वारा देखने को मिलता है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला कब हुआ था चिपको मूवमेंट, अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में हुआ था ये। क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने जंगल के किसी का अंदर का एरिया किसी मैन्युफैक्चरर को दे दिया था। तो उसके बाद ये चिपको मूवमेंट हुआ और उसी से बहुत अवेयरनेस फैली। तो 1980s पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच गई थी और सपोर्ट भी पूरे इंडिया से मिलने लगा था। फिर इसी के बाद कई जगह से पीपल सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज़ आने लगी। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का रोल क्या था, इस चिपको मूवमेंट के दौरान इन्होंने लगभग 5,000 किलोमीटर फुट में ट्रैवल किया एक गांव से दूसरे गांव सपोर्ट लेने के लिए, इस मूवमेंट के लिए, है ना। फिर इनकी मीटिंग भी हुई थी इंदिरा गांधी जी से, और उसके बाद बैन भी लग गया था 15 साल के लिए ऑन कटिंग ट्रीज 1980 में। इस मूवमेंट से वुमेन भी बहुत एसोसिएटेड है। चिपको मूवमेंट आप बिश्नोई समाज का भी देखिए, अमृता देवी उसको लीड कर रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी गौरा देवी नाम की वुमेन का नाम आता है। इन्होंने भी कई और महिलाओं को इकट्ठा करके जो लोग पेड़ काट रहे थे उनको चैलेंज किया कि आप हमको गोली मारो, हम पेड़ नहीं काटने देंगे, है ना। तो इसीलिए चिपको मूवमेंट को वुमेन्स का मूवमेंट भी कहा जाता है। सिमिलरली साउथ इंडिया में भी चिपको मूवमेंट हुआ था, लेकिन वहाँ पे कन्नड़ में हुआ था अपिक्को मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। अपिक्को का लोकल टर्म में मतलब वही होता है हगिंग, मतलब गले लगाना पेड़ को। तो जब नॉर्थ इंडिया में चिपको मूवमेंट सक्सेसफुल हुए थे तो 1983 में कर्नाटका में भी ये शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे इंडिया में इस बारे में अवेयरनेस फैली थी कि किस तरीके से लोगों ने पेड़ों को बचाया चिपक के उससे, और उससे इंस्पायर होकर अलग अलग जगह पे और इस तरीके के चिपको मूवमेंट हुए थे। अब जैसे आप नॉर्थ इंडिया में हैं, अपिक्को मूवमेंट आपको शायद नहीं याद रहेगा कि अब अपिक्को का मतलब क्या है, लेकिन आपको याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पेड़ के को बचाने वाली बात, है ना। तो अगर कभी कोई टर्म आ जाता है या फिर आप आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं बाद में मेंस के लिए, उसमें अगर आप ये कहीं लिख पाएँ कि चिपको मूवमेंट हुआ, साउथ इंडिया में अपिक्को मूवमेंट हुए, है ना, तो वो आंसर ज़्यादा बेटर लगने लगता है एज़ कम्पेयर टू एक जर्नल राइटिंग लिखना किसी बारे में। इसके बाद तहरी डैम जब बन रहा था उसमें भी प्रोटेस्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो तहरी डैम किस रिवर पे बेस्ड है, भागीरथी रिवर पे, है ना। इंडिया का टॉलेस्ट डैम है ये, और हिमालय की फॉल्ट लाइन में एग्जिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत हैं, है ना। उस कारण हो क्या सकता है कि डैम टूट जाए, डैम को डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर फ्लड आ जाए, या फिर और भी किसी टाइप का खतरा हो। तो जब ये बन रहा था तब भी एंटी तहरी डैम प्रोटेस्ट हुए थे, जिसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट हैं इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इनको आप याद रखें, अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज़ करें। तो पार्ट 2 यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।